नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। अल्मोड़ा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री ए.के. सिकंदर पवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप उन्होंने लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर वह बीजेपी में शामिल हुए हैं। अल्मोड़ा में कांग्रेस को चंद लोगों ने हाईजैक कर लिया है। कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर अपनी अगली पीढ़ी को आगे कर रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ए.के. सिकंदर पवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए बीजेपी का दामन थामा है। और उन्होंने बीजेपी में शामिल होते हुए ये भी कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतियों से प्रभावित हुए हैं, बीजेपी सरकार की नीतियों से प्रभावित हुए हैं, इसलिए वह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जो मैंने छोड़ी है परिवारवाद के कारण हमने कांग्रेस छोड़ी है। यहाँ पे अल्मोड़ा की कांग्रेस तो बिल्कुल हाईजैक कर ली है। कम से कम 6-7 लोगों की मोनोपोली चल रही है यहाँ पे। वो ना तो दलितों का सम्मान कर रहे हैं, ना दरी बिछाने वालों का सम्मान कर रहे हैं। अपने बच्चों को लाइन में लगा रखा है कि तू चेयरमैन बनेगा, तू विधायक बनेगा, तू एमपी बनेगा। ये इसलिए मैंने जो है स्वेच्छा से अपनी और अपने समाज के कहने से मैंने ये जो है बीजेपी को ज्वाइन किया है। और बीजेपी को ज्वाइन किया है तो निस्वार्थ बीजेपी नेता मोहित गोस्वामी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि टिकट के दावेदार थे, मगर अजय भट्ट को टिकट दिया है तो वो पूरी तरह से उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को हराना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और वो लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाकर अजय भट्ट के पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। इसके साथ ही जनता का रुझान भी बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता मोहित गोस्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अजय भट्ट को टिकट मिलने पर उन्होंने समर्थन किया है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी इस दौरान तंज कसा है। तंज कसते उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराना किसी के बस की बात नहीं है। बीजेपी नेता मोहित गोस्वामी का बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। अजय भट्ट को टिकट मिलने पर उन्होंने समर्थन जताया है और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराना किसी के बस की बात नहीं है। बीजेपी नेता मोहित गोस्वामी ने प्रेस वार्ता के दौरान सबसे पहले सबको जय श्री राम। उत्तराखंड के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं उनको जय श्री राम, मातृशक्ति को जय श्री राम, हमारे छोटे और बड़े भाइयों को सबको जय श्री राम। मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग आज से ही नहीं, विगत कई वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, जिस दिन के अब आने में कुछ ही समय बचा है। 19 अप्रैल का समय निश्चित हुआ है और आप लोगों से मेरी कई बार, जो जर्नलिस्ट हैं, जो आप पत्रकार लोग हैं, आप लोगों से मेरी कई बार मुलाकात होती रहती है। आगे बढ़े बुलेटिन में उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। देहरादून में रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस वार्ता की है और इस बार उन्होंने अंतिम छोर पर बैठे लोगों तक परिवर्तन महसूस हुआ है, ये अपने प्रेस वार्ता में कहा है। भारत की छवि पहले भ्रष्टाचारी के रूप में थी, ये भी उन्होंने कहा है। वहीं 2014 के बाद देश में अलग ही वातावरण था। अपने प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये कहा है, विदेशी नीति के मामले में हिंदुस्तान की साख बढ़ी है। आपको बता दें कि तमाम बातें इस प्रेस वार्ता के दौरान की ही गई है। वहीं आपको बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक ने यह प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए तमाम बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद देश में अलग ही वातावरण रहा है और उन्होंने इस दौरान बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की है। रमेश पोखरियाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। भारत की छवि पहले भ्रष्टाचार के रूप में थी, उन्होंने कहा। 2014 के बाद देश में अलग वातावरण रहा है। विदेश नीति के मामले में हिंदुस्तान की छवि अब और बेहतर हो रही है। रमेश पोखरियाल ने ये तमाम बातें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही हैं। दौरान वह विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए।
इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की भी कई उपलब्धियां गिनाई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि देहरादून में रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रमेश पोखरियाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम बातें कही हैं। विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश में अलग वातावरण रहा है और विदेश नीति के मामले में हिंदुस्तान की साख बढ़ी है। बीजेपी सरकार की वह उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको, रमेश पोखरियाल का ये बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। यमकेश्वर विधानसभा के बल्ली बाजार में कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भारी संख्या जनसंपर्क अभियान में भाग लिया और जनसंपर्क पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। साथ ही कार्यकर्ता संवाद में कार्यक्रम में अब की बार 400 पार के संकल्प को दोहराया गया। कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान का आयोजन हुआ था। वहीं आपको बता दें कि इस अभियान में काफी संख्या में लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए और सभी को 400 पार के नारे बोलते हुए भी सुनाई दिया गया है। और आपको बता दें कि जनसंपर्क कर बीजेपी के लिए वोट मांगे गए हैं इस दौरान और काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं और इस जनसंवाद में सभी को वोट करने की अपील की गई है। तो इस बार 400 पार के नारे भी लगाते हुए उन्हें सुना गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देहरादून में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की 51 पेटियां बरामद की है। अंशल ग्रीन वैली राजपुरा में कार्रवाई करते हुए पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। 2 वाहनों में शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस की गिरफ्त में दोनों शराब तस्कर आ गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं देहरादून में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 51 शराब की पेटियां भी बरामद की है। आपको बता दें कि 2 गाड़ियों का इस्तेमाल करके शराब की तस्करी की जा रही थी। अंशल ग्रीन वैली से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब की 51 पेटियां बरामद की हैं और साथ ही शराब तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 51 पेटियां शराब की। आपको बता दें कि आचार संहिता लागू है और इसी बीच अब 51 पेटियां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरामद की है। अंशल ग्रीन वैली से कार्रवाई करते हुए 51 पेटी शराब की पुलिस ने बरामद की है। उनके साथ ही शराब तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देहरादून के अंशल ग्रीन वैली राजपुरा में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 51 पेटी शराब की बरामद की है और साथ ही शराब तस्करों को भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है जहां पर पुलिस ने शराब की 51 पेटियां बरामद की हैं। अंशल ग्रीन वैली राजपुरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 51 पेटी शराब की बरामद की है और साथ ही शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच रखने का कार्य कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश कहां खड़ा था और आज 2024 में देश का दुनिया में नाम हुआ है और जो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से हुआ है। इसके साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो सभी बोल रहे हैं। क्या मैंने 2013 से लेकर के आज तक बताया कि जो बेमाने भ्रष्टाचार में जिस तरीके से आकंठ डूबा था, यदि मैं यहाँ खड़े होकर के बोलूं तो मैं 1 घंटे तक कांग्रेस कर इनके भ्रष्टाचार के लाखों करोड़ के घोटालों को कह सकता हूँ। देश चौरा कर खड़ा था, यहाँ का सोना गिरवी में रख दिया था। मैं उस भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। यदि ये छोटी कोई बातें होंगी तो कानून अपना काम करेगा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारी के साथ ही निर्वाचन आयोग इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में जुटा हुआ है। लिहाजा मतदान के प्रति जागरूकता के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। हल्द्वानी में एआरओ ईपी वाजपेयी ने नगर निगम को बेणी सेना को बूथ
अवेयरनेस ग्रुप से जोड़कर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की मुहिम की शुरुआत की है। तो वहीं सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 2019 के चुनाव में हल्द्वानी विधानसभा के जिन बूथों में कम मतदान हुआ, वहां मतदाता जागरूकता तेजी के साथ चलाए जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। युवाओं को कई माध्यमों से अपील की जा रही है ताकि सरकार चुनने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए और उन्हें लोकतंत्र की महत्ता समझाई जा सके। देखिए, इस बार मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन पोलिंग बूथ पर 2022 में लो वोटर टर्नआउट था और 2019 में जिनमें लो वोटर टर्नआउट था, उन बूथ को फोकस करते हुए वोटिंग परसेंटेज को 75% के एवरेज तक ले जाने का प्रयास किया जाना है। उसी के क्रम में प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाए गए हैं और बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से जहां हम वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए जो लोग निष्क्रिय हैं उनको मतदान के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं एथिकल वोटिंग के लिए भी उनको प्रेरित करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। जनसंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में करीब आधा दर्जन चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता के बीच है और जनता का रुझान भी कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिल रहा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार से जनता त्रस्त है और इसका जवाब इन लोकसभा चुनाव में जनता डबल इंजन की सरकार को जरूर देगी। वहीं युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर और कांग्रेस नेता नितिन पंत ने भी डबल इंजन की सरकार पर प्रहार किया। आज क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी नैनीताल उधम सिंह नगर के अपने इस दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद हल्दू चौड़ से लालकुआं, अभी बिंदु खत्ता होते हुए गोलापार की कार्यालय के उद्घाटन की योजना है और इस बीच में जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस के लोगों से, आम जनमानस से जनसंपर्क करते हुए हम लोग आगे बढ़े। देखिए, कार्यालय का उद्घाटन अभी हम हल्दू चौड़ करके आए, अभी लालकुआं का ये उद्घाटन हुआ है और इसके बाद हम लोग बिंदु खत्ता जाएंगे, चोरगलिया जाएंगे और गोलापार जाएंगे। जहां तक बात है जनता के समर्थन की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है और उनके माध्यम से जनता के बीच हम सब अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। जनता बहुत त्रस्त है, जनता आहत है, जनता को बार बार इन लोगों ने ठगा है और खासकर रक्षा राज्य मंत्री होते हुए अजय भट्ट जी ने सांसद रहते हुए ना तो अपनी सांसद निधि ठीक से खर्च कर पाए और रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान अग्निवीर जैसी घातक योजना जिन्होंने क्षेत्र के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया, उनके सपने तोड़ने का काम किया, तो ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन क्षेत्र के लोग बना चुके हैं और मैं निश्चित ही यकीन के साथ आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी और उनकी जो बौखलाहट है वो इस समय नजर आ रही है। चंपावत में पूर्णागिरी मेल को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। यातायात नियमों का पालन न करने वाले 30 वाहन चालकों और मेला क्षेत्र के लोग अवदूषण फैलाने वाले कुल 6 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। मां पूर्णागिरी मेले में कानून और शांति व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं को सकुशल मंदिर दर्शन कराए जाने हेतु मेला थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं पुलिस टीम ने मेला क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु नशे में वाहन चलाने वालों, तेज गति से वाहन चलाए जाने और ओवरलोडिंग करने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन चेक इन अभियान चलाया है। पौड़ी तहसील क्षेत्र के कांडा गांव के राजस्व गांव से मुख्यालय पौड़ी पहुंचे 2 युवकों ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने उनके साथ होली के दिन 25 मार्च को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में राजस्व पुलिस ने 9 ग्रामीणों पर SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपी ने उन पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये हमारा मामला है जो जब 25 मार्च को होली थे, होली के दिन दोपहर के 1 बजे जब हम होली अपने चाचा के घर से ऊपर की ओर जा रहे थे, तब कुछ सवर्ण जाति के लोगों ने हम पर अचानक गलत धावा बोल दिया कि दोनों तुम हमारे गांव में होली खेलते हो और इस रास्ते से क्यों आते हो। और अचानक पता ही नहीं चला और मेरे भाई का भी हाथ तोड़ दिया है ना, और उसके गर्दन में कोई धारदार हथियार से निशान बने, जो कि मेडिकल की पर्ची हमारे पास उपलब्ध है। और इसमें मौके पर दरोगा साहब, सतपुली से थाना प्रभारी जी और 2 सिपाही आए
उसके बाद कानून गो साहब और पटवारी जी भी आए, लेकिन इसमें भी दूसरे दिन पटवारी जी आए और पटवारी जी ने भी हमको गुमराह किया। 25 तारीख के दिन में उसमें पटवारी भी आए थे और पुलिस भी आई थी, उन्होंने मुझसे कोई कार्रवाई नहीं की। आज यहाँ पे आप जिला की गई थी, उसमें पटवारी जी ने भी इसमें ढिलाई की और वही लोग हम पे झूठा वो लगा रहे हैं इल्जाम। ये पूरे उसमें आ रखा था न्यूज में भी, इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और पटवारी जी भी वो हमारे उसमें थे विपक्ष में, इनमें उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बावजूद आपराधिक किस्म के लोग अवैध रूप से हथियारों को रखना नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे ही 2 युवकों को पुलिस ने मायाकुंड और 14 बीघा नए पुल से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 धारदार खुरखुरी बरामद की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। तो वहीं कोतवाल शंकर सिंह बीच ने बताया कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए पुलिस लगातार दिन रात चेकिंग कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस एक्शन मोड में है। देहरादून के राजपुर क्षेत्र से पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर 51 पेटी अवैध शराब बरामद की है। इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि राजपुर के अंसल ग्रीन वैली में एक खाली प्लॉट से अवैध शराब बरामद की गई है। 2 कार को जब्त कर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पूरे जनपद में जो सघन अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग अभियान, तो इसी के दृष्टिगत आज थाना राजपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान तकरीबन 51 पेटी अवैध शराब की जो है बरामदगी की गई है। ये अंसल ग्रीन वैली है, तो वहां पर कोई खाली प्लॉट था, वहां पर से ये 51 पेटी जो है बरामद की गई है और साथ में 2 अभियुक्त, एक पवन राघव और दूसरा जो है दयानंद शर्मा, इनको जो है हिरासत में लिया गया है। और इनके पास से जो इसके मूवमेंट के लिए जो 2 गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा था, वो गाड़ी अभी जो है कब्जे पुलिस लेकर एफआईआर पंजीकृत कर दी गई है। दिनेशपुर थाना अंतर्गत बुकसोरा गांव के अक्षरधाम मोहल्ले में देर रात 2 परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें से युवक ने थाने में इसकी तहरीर दी। इस दौरान गंभीर रूप से घायल युवक की बहन ने कहा है कि कल देर रात उनके पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जहां दूसरे पक्ष ने घर में घुसकर करीबन 10 लोगों के साथ मिलकर लाठी डंडों से पूरे परिवार के साथ मारपीट कर जान से मारने की कोशिश की, जिसमें युवती और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों को बुला के हमारे घर में हमला कर दिया, जानलेवा हमला किया लोगों ने, और हमारी मम्मी को और हमें मतलब जान से मारने की कोशिश की। और इन लोगों ने मतलब बहुत सारे हमारे मकान में पत्थर भी चलाया। और ये इसमें सतीशा और निताई जो है, इन लोगों ने अब मतलब जो भी अपने घर में जो भी फरुआ है, जो भी पता नहीं क्या क्या लेके आए, एक पत्थर से हम लोगों को मारा और कोई कार्रवाई नहीं किया। उत्तर प्रदेश से आए पूर्णागिरी दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु की 2 वर्षीय बेटी की तेज रफ्तार में आ रहे अज्ञात वाहन से साइड लगने के कारण मौत हो गई। वहीं मृतक की मां को भी चोटें आई हैं। मृतक बच्ची के मामा सुरेश कुमार ने बताया कि वह अपने जीजा और बहन के साथ उत्तर प्रदेश से रविवार की शाम को पूर्णागिरी दुलीगार से पैदल दर्शन करने जा रहे थे। मृतक वहीं मौके पर पहुंची तो पुलिस द्वारा दोनों को एम्बुलेंस की मदद से उप जिला चिकित्सालय टनकपुर लाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा बच्ची को मृत करार दे दिया गया, जिसका दूसरे दिन पुलिस द्वारा पंचनामा भरे जाने की कार्रवाई के बाद मृत बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया। मैं यहाँ आया पूर्णागिरी दर्शन करने के लिए टनकपुर, तो शाम मैं आया 7 बजे लगभग ट्रेन से, वहाँ से फिर टनकपुर से बैठे उसके लिए थोड़ी देर के लिए, वहाँ से जब पैदल जाते हुए आगे मतलब थोड़ीगढ़ से आगे जस्ट पार्किंग के आगे वहाँ पे एक ऊपर से इधर से मैं जा रहा था पैदल दर्शन करने के लिए, उधर से एक खाली वाहन आ रहा था जो लापरवाही से चला रहा था काफ़ी तेज़ से, तो उनके जो बच्चा है, बच्चा की मतलब ज़्यादा चोट आई है, वो एक्सपायर हो गया, वहाँ मतलब बता दिया। बच्ची थी 2 साल की थी, मिर्ज़ापुर जिला शाहजहाँपुर की थी रहने वाली। तो अभी जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें देखा उसके सर में गहरी गंभीर चोट आई थी और उसके अलावा सीने में भी चोट आई है, दिल फेफड़े में भी काफ़ी रक्तस्राव हो चुका है।
जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं रुद्रपुर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की है और इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने आपको भी सुनाते हैं। बैठ जाए शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं से यदि अपना स्थान ले लें तो सभी के लिए बड़ा सहज होगा, क्योंकि प्रिंट मीडिया भी है, उन्हें भी थोड़ा आसान हो जाएगा और पोर्टल और वो थोड़ा साइड से ले लेंगे। धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के सभी बंधुओं का, सभी मित्रों का यहाँ पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी और सांसद आदरणीय अजय टमटा जी हैं, हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी हैं, कमल जिंदल जी हमारे जिलाध्यक्ष ललित जी और विवेक सक्सेना जी हमारे सेवानिवृत्त और चंदन जी और सभी हमारे आए हुए पत्रकार बंधु। क्योंकि पत्रकार वार्ता आज एक विशेष अवसर पर हो रही है जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी सभा का जो पहले चरण का आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो हमारे देवभूमि उत्तराखंड से कर रहे हैं। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड वासी हमेशा उनका स्वागत करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड उनके दिल में बसता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर उत्तराखंड वासी जानता है कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से अनन्य प्रेम है और हमेशा वो उत्तराखंड के उन सीमांत क्षेत्रों में गए हैं। देश की आज़ादी के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इन क्षेत्रों में गए हैं। हम सब जानते हैं राज्य का गठन सन 2000 में हुआ था, 9 नवंबर 2000 को, और उस समय देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के नेतृत्व काल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में अनेक योजनाएं उत्तराखंड के लिए शुरुआत की। उत्तराखंड में औद्योगिक जो हमारा वो पैकेज उस समय में दिया गया था और वो पैकेज अटल जी की सरकार ने 10 सालों के लिए दिया था। उसके बाद बीच में यूपीए की गवर्नमेंट आ गई, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार। उस सरकार ने उस पैकेज को हटाया और उसको बढ़ाया नहीं, जिसके कारण से जो बहुत तेजी से उत्तराखंड राज्य के अंदर औद्योगिक विकास की गति तेजी से बढ़ रही थी वो रुक सी गई। और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई सरकार का गठन हुआ तो तेजी से हर क्षेत्र में विकास आगे बढ़ा। चाहे आज हम सड़क कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, रोपवे की बात करें, हवाई कनेक्टिविटी की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी क्षेत्र में जो राज्य में बाह्य सहायतित योजनाएं हैं या उन योजनाओं की बात करें, उन योजनाओं में एक रिकॉर्ड धनराशि हमको केंद्र से प्राप्त हुई है उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए। और पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई है। और अगर इसकी हम तुलना तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a